हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूपी इंग्लिश टी पेपर में। दोस्तों, आप लोगों का पेपर होने वाला है 8 और 9 मार्च को और उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो इस वाले वीडियो में विलियम वर्ड्सवर्थ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने जॉन जॉन गैल्सवर्थी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उनके लिए 2 वीडियो हैं, ये उसके लिंक हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिए हैं, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जॉन गैल्सवर्थी और इसके साथ ही जॉन मिल्टन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन लोगों ने नहीं देखे हैं, ये 2 पार्ट में वीडियो है। तो पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं और आगे बढ़ने से पहले ये बात बताना चाहेंगे कि जिस तरह 4 राइटर्स हैं, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गैल्सवर्थी, तो इनका जन्म कब हुआ है और इनका देहांत कब हुआ है, तो इसको याद करना एक बहुत ही कठिन बात है। तो इसके लिए आप वैसे भी याद करते रहिए और जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे किसी दीवार पे आप एक कागज़ में लिख के उसको चिपका लीजिए। ठीक है, ये जितने 4 राइटर्स हैं इनका जन्म कब हुआ है और इनका देहांत कब हुआ है और इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं, अगर संभव हो तो जहाँ पे आपका स्टडी रूम है वहाँ पे किसी दीवार पे चिपका लीजिए, तो नज़र पड़ती रहेगी बार बार, तो वो याद हो जाता है इस तरह। ठीक है, इस तरह भी कई लोग याद करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वर्ड्सवर्थ वाज पॉपुलरली नोन एज ए पोएट ऑफ। जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो किस नाम से जाने जाते थे? तो एक तो हम लोग को सब पता है कि नेचर ऑफ पोएट कहते थे उनको। ठीक है, वो सॉरी, पोएट ऑफ नेचर। ठीक है, तो उनको पोएट ऑफ नेचर कहते थे क्योंकि कुदरत के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है और उन्होंने प्रकृति की बहुत तारीफ की है। तो उसके अलावा भी इनको कहते थे द लेक डिस्ट्रिक्ट, पोएट ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट भी इनको कहा जाता था। ठीक है, लेक डिस्ट्रिक्ट इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनका जहाँ पे घर था, वो जो एरिया था, वो जो स्थान था, वो लेक डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता था। विलियम वर्ड्सवर्थ हाउस इन कॉकरमाउथ कम्बरलैंड, पार्ट ऑफ द सीनिक रीजन इन नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट। जहाँ पे इनका घर था कॉकरमाउथ कम्बरलैंड, इसको भी आप याद कर लीजिए क्योंकि कई बार ये भी पूछ देता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, लोकेलिटी क्या थी। तो कॉकरमाउथ कम्बरलैंड था, ये कहाँ पड़ता है? नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड में पड़ता है और वो जो एरिया है वो लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। संभव है कि वहाँ पे कोई झील हो और वहाँ पे ये रहते हों। ठीक है, तो ये जो लेक थी वहाँ पे ये खेलते कूदते थे। वहाँ एक इन्होंने पोएम लिखी है लीच गैदर करके, उसमें है। तो वो जो जहाँ पे लेक थी वहाँ पे इनको कोई व्यक्ति मिला था, तो वो लीच मतलब इकट्ठा कर रहा था, जो जोंक होती है, तो उसके ऊपर भी इन्होंने एक पोएम लिखी है, लीच गैदर करके उसका टॉपिक है। ठीक है, तो ये आपको बता दिया लेक डिस्ट्रिक्ट और पूरी जानकारी आपको देंगे। द लेक पोएट्स वर द ग्रुप ऑफ इंग्लिश पोएट्स हु ऑल लिव्ड इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड। लेक, इसमें 3 पोएट्स हैं जो जिनको लेक पोएट्स कहा जाता है। ठीक है, और ये लोग कहाँ रहते थे? लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड में रहते थे, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की बात है। रॉबर्ट साउथी, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज के साथ मिलकर विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड लिखा था, तो इनके बहुत ही खास दोस्त थे। उसके अलावा रॉबर्ट साउथी भी थे, उनको भी लेक पोएट कहा जाता है क्योंकि ये तीनों पोएट जो थे ये वहीं पर रहते थे, जहाँ पे लेक डिस्ट्रिक्ट था वहीं पे तीनों लोग रहते थे, तो इसलिए इनको लेक पोएट्स कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आफ्टर होम डिड वर्ड्सवर्थ बिकम द पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। इसमें पूछ रहे हैं कि किसके बाद, किस लेखक के बाद, किस पोएट के बाद इनको पोएट लॉरिएट बनाया गया था। तो सही जवाब है रॉबर्ट साउथी। रॉबर्ट साउथी का देहांत हो गया था, उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरिएट बना दिया गया था। वर्ड्सवर्थ वाज ब्रिटेन पोएट लॉरिएट फ्रॉम 1843 से लेकर जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई है तब तक ये बने रहे थे। और कब इनको बनाया गया था? तो फॉलोइंग द डेथ ऑफ रॉबर्ट साउथी इन 1843 में रॉबर्ट साउथी का देहांत हो गया था, जो कि राजकवि थे, राष्ट्र कवि थे, पोएट लॉरिएट थे। तो उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ को बना दिया गया था। ठीक है, शुरू में इन्होंने क्या कहते हैं, इसको लेने से मना कर दिया था। ही इनिशियली रिफ्यूज द ऑनर सेइंग दैट ही वाज टू ओल्ड बट एक्सेप्टेड व्हेन द प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पील एश्योर्ड हिम। शुरू में इन्होंने लेने से मना कर दिया था और कहा था कि मेरी बहुत उम्र हो चुकी है और मैं इसके योग्य नहीं हूँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पील थे, उन्होंने जोर दिया यू शैल हैव नथिंग रिक्वायर्ड ऑफ यू, मतलब उनका कहना था कि तुम्हें कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा। वर्ड्सवर्थ thus became the only poet laureate to write no official verses।
तो यहाँ सबसे मज़े की बात यह है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो पोएट लॉरियट बन गए थे, पर उन्हें कोई कविताएं लिखनी नहीं पड़ती थी, और जो उनको पैसा था, जो भी फ़ायदे थे, आर्थिक लाभ थे, वो उनको मिलते रहते थे। तो सबसे मज़े की बात यह है कि उन्हें कुछ लिखना नहीं पड़ रहा था, और उसके बावजूद भी वे पोएट लॉरियट थे ब्रिटेन के। ठीक है, तो पूरी बात आपको बता दी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। वर्ड्सवर्थ वाज एक्यूज्ड ऑफ बीइंग द लॉस्ट लीडर बाय। विलियम वर्ड्सवर्थ की बुराई की है, इनकी निंदा की है, व्यंग्य किया है लॉस्ट लीडर कह के। लॉस्ट लीडर माने वह नेता जो खो गया, जो भ्रमित हो गया, जो भटक गया। किसने? तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने पोएम लिखी थी द लॉस्ट लीडर। द लॉस्ट लीडर इज एन 1845 पोएम बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। 1845 में पब्लिश हुई होगी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। और इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या कहते हैं, इसमें यह हुआ था कि जब पोएट लॉरियट इनको बना दिया गया था, तो उसके बाद इनको कुछ पेंशन दी गई थी, वो भी इन्होंने स्वीकार कर ली थी। तो ये माना जा रहा था कि जो उस समय महारानी थी, उनके कदमों में के सामने ये झुक गए हैं। और शुरू में ये जो उस समय जो जुल्म हो रहे थे, जो महारानी उस समय जुल्म कर रही थी, या उनका शासन अच्छा नहीं था, तो शुरू में विलियम वर्ड्सवर्थ उनका विरोध करते थे, परंतु बाद में ये उनके साइड चले गए थे, और माना जा रहा था कि महारानी के सामने ये झुक गए हैं। ठीक है, ऐसा माना जा रहा था, इन्होंने सरेंडर कर दिया है। इस वजह से रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इनकी बुराई की थी, और कहा था द लॉस्ट लीडर कहकर इनको पुकारा था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ फेमस प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड वाज। अब इन्होंने जो प्रीफेस लिखा है, प्रीफेस का मतलब होता है प्रस्तावना, तो इसमें ऑप्शन है कि द प्रीफेस टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड, द प्रीफेस टू द सेकंड एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलेड। तो ये दूसरी बार जो आया था, जब पब्लिश हुआ था लिरिकल बैलेड, तो उसके साथ में ये प्रीफेस जोड़ा गया था। ठीक है, तो ध्यान देने वाली जो बात है, सेकंड एडिशन में जो लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ था, दूसरी बार जब पब्लिश हुआ था, तो उसमें ही वो प्रीफेस आया था, यानी कि प्रस्तावना आया था। द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड इज एन एसे कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये एक एसे के रूप में था, निबंध के रूप में था। फॉर द सेकंड एडिशन ऑफन रिफर टू द 1800 एडिशन। इसको 1800 एडिशन के नाम से पुकारा जाता है। ऑफ द पोएट्री कलेक्शन लिरिकल बैलेड, इट हैज़ कम टू बी सीन एज डिफैक्टो मैनिफेस्टो ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। और तभी से माना जाता है, जब लिरिकल बैलेड पब्लिश हो गया था, तो उसको ही माना जाता है कि उसके बाद से रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत हो गई। ठीक है, रोमांटिसिज्म की शुरुआत हो गई। और रोमांटिसिज्म के बारे में हमने आपको बताया था कि रोमांटिसिज्म में जो कविताएं इमोशंस बहुत होता था, नेचर के बारे में बताते थे, लव पोएम भी होती थी। ठीक है, मनुष्य, मैन एंड नेचर का जो रिलेशन था, उसके बारे में ज़्यादा बात होती थी। तो ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर रिबन टू स्टिक इन हिज कोट। तो फ्रेंड्स, जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सबको ये बात पता होगा, तुरंत आप लोग पहचान लेंगे कि ये कहाँ से आया है। द लॉस्ट लीडर बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग से लिया गया है, क्योंकि ये जो पंक्तियाँ हैं कई बार आप लोगों ने पढ़ी होंगी। जस्ट फॉर द हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, चांदी के कुछ सिक्कों के लिए वह हमें छोड़ गया। जस्ट फॉर रिबन टू स्टिक इन हिज कोट, और एक तमगे के लिए, एक रिबन के लिए, एक छोटी चीज़ के लिए उसने क्या कहते हैं, वो हम लोग को छोड़ के चला गया। ये इसका अर्थ है, और रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ये लिखी थी। तो इसमें कह रहे हैं कि क्या चीज़ बताना चाह रहे थे। रॉयल्टी पेड टू हिम बाय द पब्लिशर्स, नहीं, पब्लिशर की बात नहीं है। ए पेंशन ग्रांटेड टू हिम बाय द गवर्नमेंट, तो इसमें यही वाला बी वाला हो जाएगा। ठीक है, सरकार ने, महारानी ने उनको एक पेंशन दी थी, तो उन्होंने स्वीकार कर ली थी, और फिर ये माना जा रहा था कि महारानी के सामने इन्होंने घुटने टेक दिए हैं। और ये फ्रेंच वाले तो कोई बात ही नहीं है, बस वही बात है जो पेंशन दी गई थी। ठीक है, आपको बताते हैं कि पूरी जानकारी आपको मिलेगी। इन 1813 वर्ड्सवर्थ ऑब्टेन्ड द पोजीशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स। सबसे पहले ये डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स बन गए, यानी कि जो टिकट उस समय जो टिकट चलते होंगे उसको बेचने का अधिकार इनको मिल गया। ठीक है, सबसे पहले इनको यहाँ से फ़ायदा हुआ। दिस गवर्नमेंट पोजीशन वाज ऑलरेडी सफिशिएंट टू इंड्यूस शैली टू राइट। और जब ये डिस्ट्रीब्यूटर बन गए थे, तो पीवी शैली ने इनके ऊपर एक पोएम लिखी टू वर्ड्सवर्थ। इसमें इनकी बुराई की गई, निंदा की गई कि ये अब महारानी के साइड में चले गए हैं। इन 1842 ही एक्सेप्टेड ए सिविल लिस्ट पेंशन ऑफ 300 पाउंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो 300 पाउंड की इनको पेंशन मिलती थी, जो उन्होंने स्वीकार कर ली। इन 1843 व्हेन
अब देखिए 1813 में इनको डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, 1842 में इनको पेंशन मिली, 1843 में इनको पोएट लॉरिएट बना दिया गया जब रॉबर्ट साउथी का निधन हुआ। ठीक है, तो ये माना जा रहा था कि विद द इमेज वर्ड्सवर्थ ऑन हिज नीज इन द फ्रंट ऑफ क्वीन, महारानी के सामने इन्होंने घुटने टेक दिए और सरेंडर कर दिया। तो यही इसमें पूरी असली बात थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, वाई द ईयर 1798 टेकन टू बी द ईयर ऑफ बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। 1798 को रोमांटिक मूवमेंट शुरू होने माना जाता है कि 1798 में रोमांटिक मूवमेंट शुरू हुआ। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो साफ साफ इसकी सीधा जवाब है कि लिरिकल बैलेट पब्लिश हुई थी, वहीं से रोमांटिसिज्म की, रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, बिकॉज इट वॉज द ईयर इन विच वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेट पब्लिश्ड। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, आप लोग तुरंत पता लगा लेंगे। ठीक है, लिरिकल बैलेट इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कोलरिज। दोनों की उसमें पोएम्स थी और 1798 में पब्लिश हुआ था। जनरली कंसीडर्ड टू हैव मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट, और उसके बाद से ही माना जाता है कि रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत हो गई। ठीक, ये हो गया। और द इफेक्ट ऑन critics was modest, but it became and remains a landmark, changing the course of English literature and poetry। और जो रचना थी लिरिकल बैलेड, ये लैंडमार्क साबित हुई, मील का पत्थर साबित हुई, और इसने बिल्कुल एक तरह से क्रांति मचा दी इंग्लिश लिटरेचर एंड पोएट्री। जो इंग्लिश का साहित्य था उसमें इसको पूरी तरह से इसने बदल के रख दिया, एक तरह से इसमें क्रांति मचा दी, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो लैंडमार्क साबित हुआ था ये लिरिकल बैलेड। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हु वाज द ऑथर ऑफ लिरिकल बैलेड। इसके ऑथर कौन थे? तो फ्रेंड्स, दो लोगों ने मिलकर लिखा था। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, एस.टी. कोलरिज ने लिखा था। विलियम वर्ड्स की कविताएं ज़्यादा थीं, एस.टी. कोलरिज की काफ़ी कम कविताएं थीं, पर उसके बावजूद भी वो दोनों लोग की रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है, जब भी ऑथर्स आएगा तो आपको दोनों लोग का नाम देना है, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कोलरिज, क्योंकि दोनों लोगों ने मिलकर उसको लिखा था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड इज ए। तो वर्ड्सवर्थ की जो प्रिल्यूड है वो क्या है? तो सबसे पहला ऑप्शन है क्लासिकल पोएम तो नहीं है, मेटाफिजिकल पोएम यानी आध्यात्मिक पोएम, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, हिस्टोरिकल पोएम। तो हिस्टोरिकल से कोई संबंध नहीं है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। इसमें इनका जो इनकी आत्मकथात्मक चीज़ें हैं, इनके साथ जो रियल लाइफ में जो घटनाएं हुई थी उसका भी इन्होंने बहुत विस्तार से वर्णन किया है। ठीक है, प्रिल्यूड, इसका पूरा क्या नाम था? द प्रिल्यूड और ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। मतलब कि एक जो पोएट है, कवि है, उसका दिमाग कैसे कैसे बढ़ा है, कैसे कैसे उसको आइडियाज़ आए हैं, कैसे कैसे उसने मतलब उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई है और उसने ये मतलब पुस्तक लिखी है। एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, ये इसका पूरा नाम है। द प्रिल्यूड और ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन ब्लैंक वर्ड्स। यहाँ देखने वाली बात है कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है बाय द इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ, और विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। और द प्रिल्यूड इज एन एक्सट्रीमली पर्सनल वर्क एंड रिवील्स मैनी डिटेल्स ऑफ वर्ड्सवर्थ लाइफ। उनके निजी जीवन के बारे में बहुत सी बातों को बताती है, और ये पर्सनल वर्क है। और जब ये 28 साल के थे वर्ड्सवर्थ, तब इन्होंने शुरू किया था। 1798 में ये 28 साल के थे, तब इन्होंने लिखना शुरू किया था। और उस समय इन्होंने टाइटल कोई रखा नहीं था। टाइटल में इन्होंने ये रखा था कि पोएम टाइटल नॉट येट फिक्स्ड अपॉन। यही इसका टाइटल था कि अभी इसका ये टाइटल सुनिश्चित नहीं हुआ है। ये इन्होंने क्या कहते हैं ये हुआ था। फिर बाद में जब क्या कहते हैं जब ये मर गए हैं, उसके तीन महीने बाद जब इनका देहांत हो गया है, 3 months आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ इन 1850 में इसको प्रकाशित किया गया था, और इनकी मृत्यु के 3 महीने के उपरांत इसको प्रकाशित किया गया था। और इसका जो नाम रखा गया था द पोएम ऑन द ग्रोथ ऑफ ओन माइंड। ये मतलब ठीक है, ये इसका नाम रखा गया था। तो ये हो गया पूरी जानकारी। एक बार फिर से बताते हैं, द प्रिल्यूड इसका नाम था, और द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, द ग्रोथ किस तरह एक पोएट का मस्तिष्क बढ़ा है, किस तरह उसको आइडियाज़ आए हैं, किस तरह उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और उसने ये कविता लिखी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, वी आर लेड एस्लीप इन बॉडी एंड बिकम ए
लिविंग सोल इन विच पोएम डज दिस लाइन ऑकर। तो ये कहाँ से ली गई है? तो सही जवाब है टिंटन एबी। टिंटन एबी से ली गई है। अब देखिए यहाँ लिखा है वी आर लेड एस्लीप इन बॉडी एंड बिकम ए लिविंग सोल। मैं यहाँ पर लेटा हुआ हूँ और मेरा जो शरीर है वो एकदम आत्मा बन चुका है। ठीक है, तो आपको हम बताते हैं कि जो टिंटन एबी था ये एक मठ हुआ करता था वाई रिवर के पास, और वहाँ पे अब खंडहर ही बचे थे। तो जो ये थे विलियम वर्ड्सवर्थ थे अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ वहाँ पर जाते थे, और वहाँ पर वो कई बार लेट जाते थे, और वहाँ पे उनको रहना पसंद था, वहाँ पे घूमना टहलना, ठीक है, वहाँ पे रहना बहुत पसंद था, और वहाँ पे उनको बहुत अच्छा लगता था कुल मिला के। तो इन्होंने पोएम, बहुत काफ़ी लंबी पोएम है, तो इन्होंने यही लिखा है कि मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ बैठता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं यहाँ पे लेट जाता हूँ, और कुल मिला के बहुत ही साहित्यिक बातें हैं कि मेरा खून बहना एकदम बंद हो जाता है। ठीक है, इसमें ये भी लाइन है कि मेरा एकदम खून बहना रुक जाता है और लगता है कि मैं जीवित नहीं हूँ, एक सोल बन चुका हूँ, यानी कि जो जो परम सुख होता है, परम आनंद, उसकी मुझे प्राप्ति हो चुकी है। ठीक है, तो सारी बातें इसमें बहुत ज़्यादा साहित्यिक बातें हैं। तो आप पहचानेंगे कैसे? टिंटन एबी जो था एक मठ था, तो वहाँ पे आके ये समय बिताना पसंद करते थे, वहीं पे आके ये काफ़ी समय रहते थे, तो वहीं से आप पता लगा लेंगे। ठीक है, ये वहाँ पे बैठ जाते थे, लेट जाते थे, पोएम्स लिखते थे, वहाँ पे काफ़ी समय इनको बिताना पसंद था। तो इस तरह इन्होंने ये जो हमने एक थोड़ा सा पार्ट ले लिया है, ये देखिए ऑलमोस्ट सस्पेंडेड, ये पूरी इसमें लाइन है, एंड इवन द मोशन ऑफ ह्यूमन ब्लड ऑलमोस्ट सस्पेंडेड। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मेरे शरीर में जो खून बह रहा है वो भी सस्पेंड हो चुका है, वो भी रुक चुका है। वी आर लेट एस्लीप, मैं यहाँ पे लेटा हुआ हूँ, सो रहा हूँ, इन बॉडी एंड बिकम ए लिविंग सोल, और मैं जीती जागती एक आत्मा बन चुका हूँ। वाइल विद एन आई मेड क्वाइट बाय द पावर। अब कुल मिला के वहाँ साहित्यिक बातें हैं इसमें पूरी। तो ये येलो में मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक है, वाई रिवर के पास था ये, जहाँ पे जो टिंटन एबी था वाई रिवर के पास था, और वहाँ पे इनको कुल मिला के बहुत अच्छा लगता था। डीपली रेस्टेड, ही टेल्स दैट ही फील्स डीपली रेस्टेड, वहाँ पे जाते थे विश्राम करना, इनको बहुत पसंद था। और कुल मिला के रिलैक्सेशन, मूवमेंट ऑफ रिलैक्सेशन, वहाँ पे जाके ये विश्राम करना इनको बहुत पसंद था। और ही फील्स ब्लेस्ड, वहाँ पे इनको बहुत ही अच्छा लगता था। ठीक है, तो ये हो गया पूरा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बट यूरोप एट दैट टाइम वाज थ्रिल्ड विद जॉय। इसको भी हज़ारों बार हम लोग पढ़ चुके हैं। फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन अवर्स। तो फ्रांस, यहाँ से आप पता लगा लेंगे किसकी बात है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात है। ठीक है, फ्रांस से ही आप लोग पता लगा लेंगे। बट यूरोप एट दैट टाइम वाज थ्रिल्ड विद जॉय, जिस समय की बात है उस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उस समय की बात है ये। और विलियम वर्ड्सवर्थ थे, वो वहाँ पे गए थे, फ्रांस में गए थे, और इन्होंने वहाँ पे भाग भी लिया था, जो वहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ था, क्रांति हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, द पीरियड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन की वहाँ बात हो रही है। यहाँ पे इन्होंने कुल मिला के बहुत ज़्यादा ये उससे ज़्यादा प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा प्रेरित थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और ये कहाँ से लिया गया है? वर्ड्सवर्थ मेमोयर्स ऑफ हिज जर्नी टू फ्रांस इन 1790 में ये गए थे। इट कम्स फ्रॉम बुक 6 कैम्ब्रिज एंड द आल्प्स। कैम्ब्रिज एंड आल्प्स नामक किताब में इन्होंने मेमोयर्स लिखा था, यानी संस्मरण लिखा था कि फ्रांस में क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो ये उसी में से हमने लिया है। बट यूरोप एट दैट टाइम वाज, ठीक है, तो आप तुरंत पता लगा लेंगे, फ्रांस से ही मालूम पड़ जाएगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात हो रही है ये। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करें, और जो लोग नए हैं वे लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सब वीडियो अच्छे मिल सकें। और फ्रेंड्स, किस किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, तो उस पर और भी वीडियो हम बनाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ब्लिस वाज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी वेरी हेवन। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे भी फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात हो रही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि उस समय की जो सुबह थी वो जिसने देखी वो लोग बहुत ही किस्मत वाले थे, वो लोग जीते जागते थे। बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन, और वो एक तरह से स्वर्ग देखने के बराबर था। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात हो रही है, पर यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दीज लाइन्स अकर्स इन विलियम वर्ड्सवर्थ। अब ये पूछ रहे हैं कि ये जो लाइनें हैं ये विलियम वर्ड्सवर्थ की किस पुस्तक से आई हैं? टिंटन एबी, ये तो कविता है, द एक्सकर्शन, इमोर्टैलिटी ओड,
द प्रिल्यूड, तो ऑप्शन सही है इसका द प्रिल्यूड। अब प्रिल्यूड में 14 बुक्स हैं, आपको दिखाते हैं। जो प्रिल्यूड है इसमें कुल मिला के 14 बुक्स हैं, और 9, 10, 11 की जो बुक्स हैं वो फ्रांस से संबंधित हैं। जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो उन्होंने भाग लिया था, ठीक है, ये वहाँ पे थे, वहाँ पे रहे थे और उन्होंने बाकायदा भाग लिया था। तो रेसिडेंस इन फ्रांस, कंटिन्यूड रेसिडेंस इन फ्रांस, तो ये वाली जो बुक्स हैं उसमें ही इन्होंने अपना जिक्र किया है कि फ्रांस में क्या क्या हुआ था और किस तरह वहाँ पे मतलब क्या क्या उनको चीज़ें अच्छी लगी, ठीक है। तो यही इसका मीनिंग है। ब्लिस वाज इट इन दैट डाउन टू बिलीव, जो लोग उस समय जिन्होंने वो फ्रांस की क्रांति देखी वो एक तरह से वरदान था, ठीक है। ब्लिस माने होता है जैसे कुछ बहुत अच्छी चीज़ होती है उसको प्लस बोलते हैं, ठीक है। वो एक तरह से वरदान था, बहुत ही अच्छी बात थी, कुछ देखने को मिला। बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन, यही करके इसी तरह करके है, ठीक है। तो जब भी इससे पूछेंगे तो आपको क्या बताना है, द प्रिल्यूड, क्योंकि इसमें 14 बुक्स हैं। और फ्रांस वाला जो मेमोयर्स है, संस्मरण है, वो भी इन्होंने उसी में लिखा है, द प्रिल्यूड में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वर्ड्सवर्थ रोट ए सोनेट ऑन, इन्होंने सोनेट लिखी थी किस पे, फिलिप सिडनी पे, विलियम शेक्सपियर पर, बेन जॉनसन पे, जॉन मिल्टन पे। तो इन्होंने जॉन मिल्टन पे लिखा था क्योंकि ये जॉन मिल्टन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, उनको बहुत ही पसंद करते थे। इन्होंने लंदन 1802 लिखा था, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो ब्रिटेन है वहाँ के लोग हैं बहुत ही स्वार्थी हो चुके हैं, स्टैगनेंट, उसमें एक वर्ड है स्टैगनेंट, मतलब स्टैगनेंट माने होता है जो बिल्कुल रुका हुआ पानी होता है, ठीक है। तो वहाँ के लोगों के पास कोई आइडियाज़ नहीं है, लोग स्वार्थी हो चुके हैं, किसी के पास कोई विचार नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है। और मिल्टन आप यहाँ पे होते तो हम लोग को रास्ता दिखाते, हम लोग के लीडर बनते। ये इस तरह का इसमें थीम है पूरी। लंदन 1802 इज़ ए पोएम बाय इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ एड्रेस टू जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के बारे में है और इन्होंने कहा है कि तुम मतलब बहुत कुछ इन्होंने बताया उसके लिए। इन द पोएम वर्ड्सवर्थ कैस्टिगेट्स द इंग्लिश पीपल एज स्टैगनेंट एंड सेल्फिश, और इन्होंने इंग्लैंड के लोगों को बहुत ही बुरा कहा है और बहुत ही स्वार्थी बताया है, ठीक है। और इन्होंने यही बार बार कहा है कि मिल्टन होते तो हमें सबको एक रास्ता दिखाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दे फ्लैश अपॉन देयर इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। अब देखिए ये जो पोयम ली गई है ये डेफोडिल्स से ली गई है, ठीक है। दे फ्लैश अपॉन देयर इनवर्ड आई, इनवर्ड आई माने होता है ड्रीम्स। इनवर्ड आई का सीधा मीनिंग है कि ड्रीम्स, सपनों में किसी चीज़ को देखना। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और एकांत में जो स्पीकर है वो कह रहा है कि मुझे एकांत में बहुत आनंद आता है। तो ये लिया गया है डेफोडिल्स से। अब यहाँ पे जो उसका पूरा नाम था, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, मैं एक बादल की तरह घूम रहा हूँ। ये इसका वो हो गया, हिंदी हो गया। ऑल्सो कॉमनली नोन एज डेफोडिल्स। अब ये जो पोयम है आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, यही जो पोयम है इसको ही डेफोडिल्स कहकर भी पुकारा जाता है। तो जब कभी डेफोडिल्स की बात आए तो आप लोग ये समझ जाना कि आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड की बात हो रही है, और जब ये लिखा हो तो भी समझ जाना कि डेफोडिल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोयम है मोस्ट फेमस वर्क में से है। द पोयम वाज इंस्पायर्ड बाय एन इवेंट ऑन 15 April 1802 in which Wordsworth and his sister Dorothy came across a long belt of daffodils। ये अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ ये कहीं पे गए थे तो वहाँ पर डेफोडिल्स की बेल्ट थी। ये एक तरह का फूल होता है डेफोडिल्स, तो उनको देख के उनको बहुत अच्छा लगता है। फिर ये बाद में आए तो इन्होंने ये कविता लिखी थी डेफोडिल्स। इसमें इन्होंने लिखा है कि जब मैं थका हुआ होता हूँ, आपको दिखा रहा है, ये पूरी पोयम है इसका, ठीक है। इसको पॉज करके आप देखना चाहें देख लेना। तो ये जो नीचे वाली जो लाइंस हैं, फॉर ऑफ व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, काउच माने होता है सोफ़ा जहाँ लोग बैठते हैं, आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, और जब मैं अपने घर में होता हूँ मैं काउच पर या सोफे पर बैठा हुआ हूँ, लेटा हुआ हूँ, और मेरा जो मूड है बहुत ही उदास है, बहुत ही मैं उदास रहता हूँ। इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, और जब मैं ऐसा बहुत उदास हूँ और अपने सोफे पर मैं बैठा हुआ हूँ और मेरा मूड भी अच्छा नहीं है, तो वे मेरे स्वप्नों में आते हैं, चमकते हैं। अब वे कौन है, डेफोडिल्स,
के जो फ्लावर हैं, डेफोडिल्स फ्लावर, वे आते हैं और मेरे सपनों में चमकते हैं, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और मुझे बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, और मेरा जो हृदय है वो प्लेजर से, आनंद से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डेफोडिल्स, और वो भी डेफोडिल्स के साथ डांस करने लग जाता है। ठीक है, तो पूरी कुल मिला के साहित्य की यहाँ बातें हैं, तो आप लोग तुरंत समझ जाना कि डेफोडिल्स पोएम से ये लिया गया है। ठीक है, इनवर्ड आई माने होता है ड्रीम्स, ये बता दिया। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लेव्ड हर, प्रकृति ने उन लोगों को कभी भी बिट्रे नहीं किया, यानी कि उसने धोखा नहीं दिया। कुदरत ने कभी भी उन लोगों को धोखा नहीं दिया। द हार्ट दैट लव्ड हर, जिसने कुदरत को प्यार किया तो नेचर ने कभी उसको धोखा नहीं दिया। ये इसका हिंदी अनुवाद है। फ्रॉम विच पोएम आर दीज लाइन्स क्योटेड, ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? तो फ्रेंड्स, इसमें ये लिया गया है टिंटन एबी से, जो मैंने आपको बताया था। और टिंटन एबी में इन्होंने नेचर की बहुत बात की है। ठीक है, इन्होंने बार बार यही कहा है कि जो नेचर है वो हम लोग की मदद करती है, हम लोग का पोषण करती है, ये सब पूरा इसमें है। तो इसका यही मीनिंग है, नेचर नेवर डिड बिट्रे। जब जब नेचर आता है तो ज़्यादातर टिंटन एबी की बात होती है, पर हर बार ऐसा हो ये भी कंफर्म नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, 2-3 बार तो उसमें जब नेचर आता है तो आप समझ जाइए कि टिंटन नेवी की बात है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ नेचर का इस्तेमाल टिंटन नेवी में ही किया गया है, और भी पोएम्स में इस्तेमाल हो सकता है। तो आप लोग अच्छी तरह देख लें कि किस पोएम से लिया गया है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, वो सब बताया है, नेचर के बारे में बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका कहने का मीनिंग क्या था कि नेचर प्रोवाइड अस ऑल द फैसिलिटीज़ एंड सोर्सेज। जो नेचर होता है, कुदरत है, उसने हमें हवा दी है, खाना दिया है, पानी दिया है, रहने के लिए ज़मीन दी है। तो कुल मिला के कि हम लोग, अगर कुदरत ना होती तो कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रहता। यही इसका कहने का मतलब है कि जिसने कुदरत को, नेचर को प्यार किया तो नेचर ने कभी उसको धोखा नहीं दिया। जो फूड हम लोग खाते हैं, सब्जियां हैं, जो भी फूड हम लोग खाते हैं वो कहाँ से आया, वो सब नेचर से ही आता है। ठीक है, तो आप लोग जान देना कि टिंटन नेवी की बात हो रही है यहाँ पे। और एक बार फिर से नेचर आ गया है। फॉर नेचर देन टू मी वाज ऑल इन ऑल, तो फिर से एक बार नेचर आ गया है। ये पोएम भी टिंटन नेवी से ली गई है, पर यह भी हो सकता है कि दूसरी पोएम्स में भी नेचर वर्ड इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि बहुत ही कॉमन वर्ड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टिंटन नेवी में इन्होंने इस्तेमाल किया है। ये तो बाई चांस 2 बार नेचर आ गया है, तो टिंटन नेवी से ये लिया गया है। ठीक है, ये देखिए, ये हमने ये पोर्शन है उसका। हु सोट द थिंग ही लव्ड फॉर नेचर देन द कोर्सर प्लेजर्स ऑफ माई बॉयज डेज। ये जब छोटे बच्चे थे, वर्ड्सवर्थ, तो उस समय को ही अपने याद कर रहे हैं। एंड देयर ग्लैड एनिमल मूवमेंट्स ऑल गॉन बाय, जब समय ये लोग खेलते थे, जो भी था। टू मी वॉज ऑल इन ऑल आई कैन नॉट पेंट, यहाँ पे इन्होंने बताया था कि वहाँ पे पेड़ पौधे हैं और झरने का पानी गिर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो पूरा नेचर के बारे में बात की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पिटी। तो फ्रेंड्स, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, इसको देख के ही आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है माई हार्ट स्लीप्स अप, मेरा जो दिल है वो धड़कता है, जोर जोर से उछलता है, कूदता है। मेरा दिल बार बार धड़कता है, तो इसका ये मीनिंग हुआ। तो तुरंत देखते ही आप पहचान जाएंगे कि वहीं से लिया गया है, क्योंकि कई बार आप लोग पढ़ चुके होंगे इसको। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। ठीक है, ये इनकी पोएम है छोटी सी, माई हार्ट लिव्स अप। माई हार्ट लिव्स अप ऑल्सो नोन एज द रेनबो। अब यहाँ समझने वाली बात है कि इसको रेनबो के नाम से भी पुकारा जाता है। ही इज़ ए पोएम बाय ब्रिटिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, आपको थोड़ा सा बता देते हैं। माई हार्ट लीव्स अप व्हेन आई बिहोल्ड, जब मैं बिहोल्ड करता हूँ, यानी कि निहारता हूँ, ध्यानपूर्वक देखना। जब किसी को स्नेह भरी दृष्टि से देखते हैं तो उसको बोलते हैं बिहोल्ड करना। जैसे एक माता एक पिता अपने पुत्र को देखता है। ठीक है, जब किसी को स्नेह भरी, प्यार भरी नज़रों से देखते हैं तो उसको बोलते हैं निहारना या ध्यानपूर्वक देखना, बिहोल्ड करना। ए रेनबो इन द स्काई, जब मैं आसमान में एक रेनबो देखता हूँ, इंद्रधनुष देखता हूँ। सो वाज इट व्हेन माई लाइफ बिगेन, और जब मेरा जीवन शुरू हुआ। सो इज टू नाउ आई एम ए मैन, और अब मैं पुरुष बन चुका हूँ। सो बी इट व्हेन
आई शैल ग्रो ओल्ड, और धीरे धीरे मैं ओल्ड बन जाऊँगा, मेरी उम्र ज़्यादा हो जाएगी, मैं बुढ़ा हो जाऊँगा। एंड लेट मी डाई, और मेरे मरने का समय भी आ जाएगा। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, और एक जो बच्चा होता है वही पुरुष का पिता होता है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको एक बार बताया था इसका क्या मीनिंग है। इसका यही मीनिंग है कि बचपन में जो संस्कार हम लोग को मिलते हैं, जो बातें सिखाई जाती हैं, उसी के आधार पर एक अच्छा या बुरा पुरुष का निर्माण होता है। जब हम बच्चों को छोटी अच्छी बातें सिखाते हैं तो वो बच्चा जब बड़ा होता है तो एक अच्छा पुरुष साबित होता है, अच्छा पुरुष बनता है। जब हम उसको बुरी बातें बताते हैं तो वो बुरा पुरुष बनता है। तो यहाँ संस्कारों की बात हो रही है, ठीक है। हमने आपको बताया था उससे पहले भी। एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पिटी। यहाँ कह रहे हैं कि जो मेरे बचपन के दिन थे वो काश वापस लौट आ पाते, या ये भी कहने का मतलब है कि काश मैं दोबारा अपना बचपन जी पाता। बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पिटी या पाइटी, जो भी कहें। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नेचर के साथ जुड़कर ये पुण्यात्मा बन चुके हैं, ठीक है। इनका जीवन जो है वो सार्थक हो चुका है, क्योंकि जो इनका मतलब जो भी इनको संस्कार मिले थे बहुत ही अच्छे मिले थे बचपन में, ठीक है। ये इसका पूरा मीनिंग है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव, दो दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि वह फूल जिसको मैं देखता था, जिसको मैं पसंद करता था, वो जब हिलता है, जब हवा चलती है तो जब वो हिलता है, दो दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स। और यहाँ बता रहे हैं कि जो स्पीकर है, मतलब जो वक्ता है, वो जो पोएट है, वो क्या कह रहा है कि मेरे दिल में इतने गहरे इमोशंस हैं कि उनके लिए आंसू भी नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि वो जो इमोशंस हैं बहुत ही गहरे हैं, बहुत ही डीप हैं। ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जो ऑप्शन है, इमिटेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी। और इस पोएम में इन्होंने बार बार कहा है कि जब बच्चे जो होते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत ही मासूम होते हैं, तो वो ईश्वर से जुड़े होते हैं। परंतु जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो ईश्वर से जो उनका संबंध है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी बुराई आ जाती हैं। और इस दुनिया में जो बुरी चीज़ें हैं, जैसे धोखा देना, झूठ बोलना, ठीक है, जो बुरी चीज़ें होती हैं वो सब शुरू हो जाती हैं। तो इन्होंने बार बार ये कहा है कि जब हम लोग छोटे बच्चे होते हैं तो हम लोग का कनेक्शन ईश्वर से होता है, ठीक है। फिर लेकिन जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हम लोग का जो कनेक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम लोग के अंदर कई बुराइयाँ आ जाती हैं मनुष्यों के अंदर। ये जो पोएम थी इसका पूरा क्या नाम था? ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी। इंटीमेशन माने होता है किसी की नकल करना, यही इसका मीनिंग होता है। ऑफ इमोर्टैलिटी, इमोर्टल माने क्या हुआ कि जो चीज़ सही नहीं है, या जो चीज़ जिसके अंदर कई बुराइयां हैं। फ्रॉम द रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये इसका पूरा नाम था। ऑल्सो नोन एज इमोर्टैलिटी ओड। अब इमोर्टल माने क्या होता है? जो कभी मर नहीं सकता, जो चीज़ जो नश्वर नहीं होती है उसको बोलते हैं इमोर्टल, ठीक है। तो यही इसका मीनिंग है। इज ए पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है ये। पब्लिश कब हुई थी? ये पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी, 1807 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। ये इसका मीनिंग है। थैंक्स टू द ह्यूमन हार्ट बाय विच वी लिव, थैंक्स टू इट्स टेंडरनेस। मतलब कि ये कह रहे हैं कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इंसान बनाया। थैंक्स टू इट्स टेंडरनेस, इट्स जॉयज एंड फियर्स। और जो हम लोगों ने महसूस किया जीवित रहते हुए, जो जॉयज, जो अच्छी बातें या जो आनंद हम लोग को मिला, और फियर्स, जो हम लोगों ने डर महसूस किया। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव। इस लाइन का उल्लेख बहुत ही स्पष्ट रूप से कहीं मिलता नहीं है, तो बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आगे कहीं भी मिलता है तो आपको फिर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तुरंत आप लोग को पता चल जाएगा कि कहाँ से लिया गया है। ये ओड टू ड्यूटी से लिया गया है, ठीक है। ईस्टर्न माने क्या होता है? ईस्टर्न माने होता है जिद्दी, जो बहुत हठी होती है उसको ही बोलते हैं ईस्टर्न, हठी, जिद्दी, स्टबर्न। ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ड्यूटी होती है, जो लोग कर्तव्य होता है, वो बहुत ही ईस्टर्न होता है, यानी कि सबको अपना कर्तव्य पालन करना ही करना होता है, ठीक है। और ये ईश्वर का मैसेज होता है कि ईश्वर का ही कहना है कि
सभी लोग अपना ड्यूटी जो है वो कंप्लीट करें। इज़ अ वॉइस ऑफ गॉड, ये ईश्वर का संदेश है कि सभी लोग अपनी ड्यूटी निभाएं, अपने कर्तव्य को करें। हु इज़ ईस्टर्न डॉटर, तो यहाँ ड्यूटी की बात हो रही है। ओड टू ड्यूटी पब्लिश्ड इन 1807 में पब्लिश हुई थी। और ठीक है, इसका मतलब होता है कठोर, सख्त। ये इसमें इन्होंने ड्यूटी के बारे में कहा है कि जो सब लोगों को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, यही इन्होंने बार बार कहा है इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। दाई सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है। तो ये वाली जो पोएम है ये भी लंदन 1802 से आया है। ठीक है, लंदन 1802 से। और इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है जॉन मिल्टन से कि जो उसकी आत्मा थी वो स्टार की तरह थी, मतलब एक तारा होता है जिस तरह, उसकी तरह थी। एंड ड्वेल्ट अपार्ट, और वो मेरे दिल में रहता था, पर अब वह मेरे पास नहीं है, मुझसे अब दूर जा चुका है। ठीक है, ड्वेल्ट माने होता है कि किसी के दिल में रहना, निवास करना, या किसी विशेष चीज़ के बारे में सोचना। हु इज़ रिफर्ड टू इन दिस लाइन, तो मिल्टन है, बिल्कुल सही जवाब है मिल्टन। ठीक है, आप लोग तुरंत जान जाएंगे क्योंकि जो ये थे विलियम वर्ड्सवर्थ थे, ये जॉन मिल्टन से बहुत प्रभावित थे। जो इसकी पोएम की पहली लाइन है, मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस अवर। दाउ माने होता है तुम, मिल्टन तुम्हें इस समय यहाँ होना चाहिए था, इस समय तुम्हें यहाँ जीवित रहना चाहिए था, और इंग्लैंड को तुम्हें नया रास्ता दिखाना चाहिए था। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये बीचों बीच है, दाई सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। उसकी जो आत्मा थी या वो जो था वो मेरे लिए स्टार की तरह था, और वो अब मुझसे दूर जा चुका है। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हर्ट। तो ये कई बार हम पढ़ चुके हैं, कई बार आपको बता चुके हैं। तो इस सोनेट की बात हो रही है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि शेक्सपियर ने अपने दिल की जो बात है वो कैसे इन्होंने बयां की हैं। तो इन्होंने सोनेट लिख के बयां की हैं। ठीक है, 154 सोनेट्स लिखी थी और 37 प्लेस लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। सोनेट्स की बात हो रही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। Fell ground the path of Milton in his hand, the thing became a trumpet when he blew, soul animating strains in whose hand। तो फ्रेंड्स यहाँ मिल्टन पहले यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फेल ग्राउंड द पाथ ऑफ मिल्टन इन हिज हैंड। तो मिल्टन हम लोग पता चल जाता है इससे कि जॉन मिल्टन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ जॉन मिल्टन के हाथों की बात हो रही है। इस तरह आप लोग पता लगा लेंगे ये कहाँ से लिया गया है। ये पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया है ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कम ब्लेस्ड बैरियर बिटवीन डे एंड डे, डियर मदर ऑफ फ्रेश थॉट्स। तो फ्रेंड्स यही इसी से आप लोग पता लगा लेंगे ये कहाँ से आया। आपको बताते हैं, बहुत आसान है ये। देखिए, आप लोग को सिर्फ ये कीवर्ड है, समझ लीजिए। डियर मदर ऑफ फ्रेश थॉट्स। फ्रेश थॉट्स यानी कि जो ताज़े ताज़े विचार होते हैं, अच्छे विचार होते हैं, सकारात्मक विचार होते हैं, उनकी माँ। अब उनकी माँ कौन होती है? तो अब सीधी सी बात है कि जब हम लोग थक जाते हैं तो सो जाते हैं, और जब सोने के बाद हम लोग को बहुत ही पावरफुल महसूस होता है, बहुत ही ताजगी महसूस होती है, और बहुत ही अच्छे विचार आते हैं, आइडियाज़ आते हैं, और लोग सुबह जाकर नौकरियां करते हैं, अपना काम अच्छे तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ घुमा फिरा के यहाँ स्लीप की बात हो रही है, नींद की बात हो रही है। और जो नींद होती है वो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि उसके नींद लेने के बाद ही हमारी थकावट दूर होती है और हमको फ्रेश थॉट्स मिलते हैं, फ्रेश आइडियाज़ मिलते हैं, अच्छी बातें पता चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नींद की बात हो रही है, कुल मिला के स्लीप की बात हो रही है। एंड जॉयस हेल्थ, और हेल्थ भी अच्छी होती है। तो यहाँ पे टू स्लीप की बात हो रही है, तुरंत आप लोग जान जाएंगे फ़ौरन। अब ये जो पोएम थी टू स्लीप, पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, इन्होंने लिखी थी पोएम। ये पूरी पोएम है। ठीक है, ये पूरी पोएम है। और ये इसकी बीच की लाइनें हैं। विदाउट दी व्हाट इज़ ऑल द मॉर्निंग्स वेल्थ। और यदि आपके पास अच्छी नींद नहीं है तो आपके पास सारे धन संपदा की कोई मतलब नहीं है। कम्प्लेक्स बैरियर बिटवीन डे एंड डे, ये जो नींद होती है ये एक बैरियर के रूप में काम करती है। जब एक दिन होता है और फिर दूसरे दिन के बीच में क्या होती है, रात होती है, और जब रात होती है तो सभी लोग सोते हैं, तो वो एक बैरियर के रूप में काम करती है। और नींद लेने के बाद कैसे आइडियाज़ आते हैं, फ्रेश आइडियाज़ आते हैं। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, हम लोगों को फ्रेश थॉट्स स्लीप के बाद ही आता है या आते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और आपको बता देते हैं। टू स्लीप इज़ ए पोएम बाय, ये तो है। तो यहाँ पे जो पोएम थी इसमें जो स्पीकर था इंसोम्निया से ग्रसित था।
इंसोम्निया का मीनिंग होता है जिसको नींद नहीं आती है। ही इज स्लीपलेस ऑल द नाइट, वह सारी रात सो नहीं पा रहा है। लाइंग ऑन हिज बेड थिंकिंग ऑफ द फ्लॉक्स ऑफ शीप दैट पास नियर बाय, ये किसी शेफर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। शेफर्ड यानी भेड़ चराने वाले, जो गडरिया होता है, तो वो उसको नींद नहीं आ रही है, वो लेटा हुआ है और अपने फ्लॉक्स के बारे में सोच रहा है, यानी कि भेड़ों का झुंड होता है उसके बारे में सोच रहा है। द साउंड ऑफ द इमेजिनरी रेन, और बरसात के बारे में सोच रहा है। मर्मरिंग ऑफ बीज, मधुमक्खियों की भिनभिनाहट के बारे में सोच रहा है। क्लियर फील्ड्स एंड सो ऑन, और बड़े बड़े घास के मैदानों के बारे में सोच रहा है। ही इज़ रिवाइविंग ऑल दिस ऑफ थाट्स टू अनलॉक द ट्रेजर ऑफ स्लीप, वह यह सब क्यों सोच रहा है, जिससे उसको नींद आ जाए और वह सो जाए। लाइंग स्लीपलेस फॉर 3 days, ही इज़ ट्राइंग बाय ऑल द मीन्स ऑफ हुक एंड क्रुक टू एक्वायर स्लीप, और 3 दिनों तक वह सो नहीं पाया और अब वह सोना चाहता है, तो वह अपने भेड़ों के झुंड के बारे में सोच रहा है, बरसात के बारे में सोच रहा है, और भी घास के मैदानों के बारे में सोच रहा है। ठीक है, यहाँ शेफर्ड की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मी दिस अनचार्टेड फ्रीडम टायर्स, आई फील द वेट ऑफ चांस डिज़ायर, फ्रॉम विच पोएम आर दीज लाइन्स क्योटेड, ये कहाँ से ली गई है? तो इसका सही जवाब है ओड टू ड्यूटी। ओड टू ड्यूटी से लिया गया है। ठीक है, ये यहाँ आप लोग कुछ अपना बना लीजिएगा शॉर्टकट। ओड टू ड्यूटी से लिया गया है ये, और इसका मीनिंग क्या होता है? मी दिस अनचार्टर्ड, अनचार्टर्ड माने होता है अनाधिकार। जब कोई अधिकार, किसी चीज़ का अनाधिकार होता है, अधिकार नहीं होता है, तो उसको ही बोलते हैं फ्रीडम टायर्स आई फील द वेट ऑफ चांस डिज़ायर। इसका जो मीनिंग है बहुत ही गूढ़ मीनिंग है और कहीं भी इसका साफ साफ स्पष्ट मिला नहीं है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को नहीं बता पा रहा हूँ। माई होप्स, इसका साफ साफ स्पष्ट रूप से कहीं मिलता नहीं है, लेकिन ये ओड टू ड्यूटी में से है। ठीक है, इसका भावार्थ कहीं प्राप्त नहीं हो पाया। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज़ लाओडामिया, लाओडामिया किस प्रकार की पोएम है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ए नरेटिव पोएम। अब देखिए इसका मैंने शॉर्टकट क्या बनाया है, लाओडामिया। लाओडामिया जब हम लोग ये वर्ड सुनते हैं तो लगता है कि किसी नारी के बारे में है। ठीक है, किसी नारी के बारे में, अगली नारी तक आप लोग पहुंच गए तो नैरेटिव तक आप लोग पहुंच जाएंगे। नारी नैरेटिव। ठीक है, तो लाओडामिया, जैसे ही हम ये वर्ड सुनते हैं लाओडामिया, हमें पता चलता है ये किसी स्त्री के बारे में है, किसी नारी के बारे में है। ठीक है, तो अगली नारी तक आप लोग पहुंच गए तो नैरेटिव तक पहुंच जाएंगे, आप लोग तुरंत बता पाएंगे कि इन्हें नैरेटिव पोएम है। लाओडामिया इज एन नैरेटिव पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ बेस्ड ऑन ए स्टोरी फ्रॉम द ट्रोजन वार, ट्रोजन वार के ऊपर है ये। ठीक है, लाओडामिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। डस्ट एज वी आर द इमोर्टल स्पिरिट ग्रोज लाइक हारमनी इन म्यूजिक दैट इज ए डार्क इनस्क्रूटेबल वर्कमैनशिप दैट रिकॉन्साइल डिस्कॉर्डेंट एलिमेंट्स, ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है द प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड से ये लिया गया है। आप लोग को इसका कुछ शॉर्टकट वगैरह याद करने का बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका भी कहीं बहुत साफ साफ मिलता नहीं है। डस्ट एज वी आर द इमोर्टल स्पिरिट ग्रोज, सारी जो बातें हैं बहुत ही साहित्यिक बातें हैं, तो इसको समझना और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है। लाइक हारमनी इन म्यूज़िक, यहाँ कह रहे हैं जिस तरह जब संगीत बजता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, हारमनी आती है, सुख शांति आती है। देयर इज़ अ डार्क इनस्क्रूटेबल वर्कमैनशिप दैट रिकॉन्साइल डिस्कॉर्डेंट एलिमेंट्स, और इस तरह की जो कौशल हुनर डेवलप होता है जिससे दो विपरीत चीज़ें भी आपस में जुड़ जाती हैं, मिल जाती हैं। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। डस्ट एज वी आर द इमोर्टल स्पिरिट ग्रोज, अब यह इन्होंने बहुत साहित्यिक बातें हैं इसमें कि जो इस इमोर्टल स्पिरिट है यानी कि किसी की आत्मा है वो ग्रो हो रही है, उसका बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इस तरह की इसमें बात है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म हो गया है, और भी हम वीडियो बनाते रहेंगे, और जिस टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं तो वो कमेंट करके आप लोगों को बताएंगे, तो हम उसके लिए और वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।